नमस्कार, इंडिया हाट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। बात करेंगे हरियाणा में, जहां रुझानों के बाद दावों का दौर शुरू हो चुका है। जी हां, जादुई आंकड़े से, बहुमत के जादुई आंकड़े से ऊपर चल रही है फिलहाल बीजेपी। कांग्रेस 34 पर, बीजेपी 48 पर नजर आ रही है। और इस बीच रुझानों के बीच दावों का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस बनाने जा रही है सरकार, कहना है हुड्डा का। रुझानों में बीजेपी को मिल रही है बढ़त। तो एक बार शुरुआती दौर में जहां कांग्रेस बढ़त बनाते हुए नजर आई, हमने देखा वहां पर मिठाइयां जलेबियां बंटनी शुरू हो गई, तो वहां एक बार फिर कांग्रेस में थोड़ी निराशा तो देखी जा रही है, लेकिन दावों का दौर जारी है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार बीजेपी की बनेगी, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। तो कांग्रेस बनाने जा रही है सरकार, ये कहना है भूपेंद्र हुड्डा का। इस बीच आपको बता दें कि रुझान जो आ रहे हैं 90 विधानसभा सीट हरियाणा की, जहां पर अभी बीजेपी 47 और कांग्रेस 35 पर, जेजेपी 0, इनेलो बसपा गठबंधन 2 पर और अन्य 6 पर बढ़त बनाए हुए हैं। ये रुझान बता रहे हैं हम आपको। देखिए, बीजेपी 48, कांग्रेस 34, आम आदमी पार्टी 0 और इनेलो बसपा गठबंधन 2 पर। तो वहीं जेजेपी एएसपी खाता भी नहीं खोल पाई है। आम आदमी पार्टी भी 0 पर है, अदर्स 6 पर। और इस बीच बीजेपी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, जिसमें कांटे की टक्कर देखी जा रही थी। थोड़ी देर पहले जहां कांग्रेस बढ़त बनाते हुए जलेबी बांटते नजर आ रही थी, लेकिन वहीं थोड़ी देर में अब एक बार फिर से जो कांटा है वो हिल चुका है। कांटा ऐसे हिला है क्योंकि जादुई आंकड़े से अब बीजेपी आगे बढ़ती नजर आ रही है। 48 बीजेपी, कांग्रेस 34, 90 विधानसभा सीट, जहां पर 46 होता है बहुमत का आंकड़ा। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 46 सीट हासिल करनी होगी, और अब 48 पर बीजेपी नजर आ रही है, कांग्रेस 34 पर। तो हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में भाजपा लगभग अर्धशतक बनाते हुए 50 के आसपास पहुंच रही है। 48 फिलहाल इस वक्त आंकड़ा है। और आपको बता दें कि बहुमत का जादुई आंकड़ा 46, जिसके पहले नीचे बीजेपी दिख रही थी, लेकिन अब बीजेपी 48 पर पहुंच गई है। तो कुल मिलाकर अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर सरकार किसकी बनेगी, लेकिन आपको बता दें कि लगातार दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे ठोक रही हैं, जिनका कहना है कि सरकार उनकी बनने जा रही है। तो जाटलैंड में कौन बनेगा चौधरी, और आइए प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। आपको सुनवाते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। तो कांग्रेस वालों को भी बताओ ना कि बीजेपी आगे चल रही है। और वो इसीलिए तो नहीं नाचे, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे लोग चाहते थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे। बहुत सारे लोग चाहते थे, हो सकता है वही नाच रहे हो। और अभी राहुल गांधी जी उठे नहीं हैं, अब उठेंगे, जलेबियों की फैक्ट्री को खोलेंगे, फिर चिमनियों में से धुआं निकलेगा, फिर मशीन चलेगी, फिर लेबर आएगी, फिर आगे जाके देखते हैं जलेबी की जगह आज क्या निकलता है। You know, the trends are, and there are rounds which are counted, and you will see as the day develops, as counting goes on and progresses, you will see that Congress party will form the government and we will get 60 plus. Rest assured. अभी मैम जिस तरह से आगे पीछे चल रहा है, पहले कांग्रेस आगे थी, फिर 50-50 हुआ, क्या लगता है कि क्या ये अर्ली ट्रेंड्स है, अभी जाके कुछ? It is too early. देखो, it is too early. ये राउंड्स होते हैं, हमको मालूम होता है कि कौन सी पॉकेट का कब काउंटिंग होनी है, तो ये सब चीजें चलती हैं। तो इसको आप इतना ज्यादा मत समझिए कि सेंसेक्स की तरह अप एंड डाउन। ये है, काउंटिंग का एक दौर होता है, हर इलेक्शन में होता है, लेकिन आश्वस्त हैं हम, कांग्रेस सरकार बनाएगी। लगातार उलटफेर नजर आ रहे हैं, जहां पर भाजपा अब 47 पर आ चुकी है, कांग्रेस 35 पर। अभी आप प्रतिक्रियाएं भी सुन रहे थे। अनिल विज, जो कि अंबाला कैंट विधानसभा सीट से हैं और हरियाणा के दिग्गज नेता, पूर्व गृह मंत्री, उनका कहना है कि ये अभी शुरुआती दौर है और अभी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। तो वहीं सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा का कहना है कि सेंसेक्स की तरह ये अप एंड डाउन हो रहे हैं, लेकिन 60 प्लस का आंकड़ा कांग्रेस टच करेगी। तो अपने अपने दावे, हालांकि आप देखिए जल्द से जल्द इस बात में कहना कि कौन सी पार्टी आएगी, थोड़ी जल्दबाजी होगी, थोड़ा इंतजार करते हैं। सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां हमारे संवाददाता प्रखर जैन जुड़ रहे हैं। प्रखर, देखिए लगातार जो आंकड़े हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, कांटे ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन अब वादों के साथ दावों का दौर शुरू हो चुका है, जहां पर कांग्रेस का
का कहना है कि सरकार उनकी बनने जा रही है, तो वहीं अब बीजेपी को भी राहत मिल रही है क्योंकि रुझानों में अब जादुई आंकड़े से ऊपर 47 पर आ गई है बीजेपी। कर दी जलेबियां बांटने में, क्योंकि जिस तरीके से सेंसेक्स की तरह जो टैली है वो ऊपर नीचे हो रही है, उसके हिसाब से देखें तो बीजेपी लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि एक समय वो था सुबह 9 बजे का जब 30 से ऊपर बीजेपी हरियाणा में बढ़ नहीं पा रही थी, और अब दौर ये आ गया है कि 45, 46, 47 और बीच में तो 53 तक भी बीजेपी ने आंकड़ा टच किया था। हालांकि अगर बात की जाए कांग्रेस की सीटें लगातार 30, 35, 37 के बीच में बनी हुई है, इसीलिए अगर बात की जाए तो इसीलिए कहा जा रहा है कि शायद जल्दबाजी हो गई है कांग्रेस से। हालांकि 12 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा कि ये जो पूरा सेलिब्रेशन हुआ ये जल्दबाजी में हुआ या नहीं हुआ। लेकिन एक चीज ये दोनों ही पार्टियों के लिहाज से, अगर बीजेपी और कांग्रेस के लिहाज से देखें तो दोनों ही पार्टियों को बीते चुनाव से तो जो है यहाँ पर सीटों में जो है इजाफा देखने को अभी तक के रुझानों में मिल रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो जेजेपी की अगर बात की जाए, इस बार गठबंधन के साथ उतरी थी लेकिन खाता भी अभी तक नहीं खोल पाई, जो पिछले चुनाव के मुकाबले जेजेपी के लिए एक बड़ा झटका जो है वो जरूर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कई सीटें ऐसी थी जिन पर हम लगातार बात कर रहे थे कि दिग्गजों को कहीं ना कहीं भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। चाहे अगर बीजेपी की बात की जाए तो खास तौर पर युवाओं ने युवा जो नए चेहरे थे उन्होंने लगातार जो है वो बीजेपी की उम्मीद बांधे रखी है। 46 का जादुई आंकड़ा, बहुमत का आंकड़ा इस समय जो रुझान है उनमें बीजेपी ने जो है वो छू लिया है। जबकि अगर बात की जाए तो लगातार टैली ऊपर नीचे हो रही है। ऐसे में अगर बात बिल्कुल लगातार स्क्रीन पर हम अपनी दिखा रहे हैं, इंडिया हेड की स्क्रीन पर ताजे आंकड़े दिखा दें आपको। बीजेपी 46, कांग्रेस 37, आम आदमी पार्टी का भी सूपड़ा साफ है, अभी कोई उनका खाता भी नहीं खुला है। तो वहीं जेजेपी एएसपी का भी कोई खाता नहीं खुला। और इनेलो बसपा जो कि दलित वोट मांगने के लिए लगातार मायावती लगातार कोशिशें कर रही थी और अलग अलग रणनीति के तहत कार्य कर रही थी। तो देखिए प्रखर वहां पर भी वो पीछे सिर्फ दो सीटें, और उसके बाद देखिए अब अदर की बात करें तो 5 पर। तो कुल मिलाकर जादुई आंकड़े से ऊपर अब बीजेपी है। कांग्रेस का जो जलेबी वाला अभी हमने वीडियो दिखाया था अभी थोड़ी देर के लिए इसलिए रोक दिया क्योंकि जल्दबाजी कांग्रेस की तरफ से भी हो रही है और हम प्रतिक्रिया भी लगातार सुनवाएंगे। चलिए आपको सुनाते हैं भूपेंद्र हुड्डा क्या कुछ कह रहे हैं। जो रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। नहीं वो तो अभी 2 राउंड 3 राउंड हुए हैं, वो जितने रिपोर्ट जाती है उतने सारा जो खबर आई है कांग्रेस की बहुमत आ रही है। 10 साल के बाद क्या कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत में वापसी कर रही है? 10 साल के बाद? हाँ, 10 साल के बाद क्या कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जो ट्रेंड सर चल रहे हैं उसमें बीजेपी खेमे से कहा जा रहा है कि बढ़त बनाएंगे। कहीं नहीं बढ़त बनेगी। आप देखना नतीजा है कांग्रेस का जो ट्रेंड आ रहा है वहाँ कांग्रेस का ज्यादा बहुमत आ रहा है। हजारों लोग नारा लगा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद मुख्यमंत्री के तौर पर आपको देखना चाहते हैं। ये पार्टी फैसला करती है। बीजेपी के बड़े लीडर जो है पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के बड़े लीडर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है भाई। सर आपको किसी अलायंस की जरूरत पड़ेगी या कांग्रेस नहीं, कांग्रेस अपनी मेजोरिटी लाएगी। सर फुल फ्लैग मेजॉरिटी वाली कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूरी उम्मीद है आपको? हाँ, कह तो जगह कितनी बार कहना। सर क्रेडिट गोज टू राहुल गांधी एंड भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ओनली। क्रेडिट गोज टू पार्टी, राहुल गांधी जी, मल्लिका खड़गे जी, प्रियंका जी, all leaders of the Congress. So what's your and real credit goes to the people of. तो देखिए भूपेंद्र हुड्डा जो अभी भी यही कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और उन्होंने शुरुआती दौर में कह दिया था कि ना मैं टायर्ड हूं ना मैं रिटायर्ड हूं। तो कहीं ना कहीं अभी भी ये उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर हरियाणा के चौधरी बनते वो नजर आएंगे। तो वहीं कुमारी शैलजा जो कि हिसार से सांसद हैं उनकी भी लगातार प्रखर बात की जाए तो लगातार वो भी नाराज चल रही थी और उन्होंने भी कल शाम दावेदारी कहीं ना कहीं ठोकते नजर आई कि मुख्यमंत्री का चेहरा वो हो सकती हैं। तो जहां कांग्रेस में अभी शुरुआती दौर में ही दावेदारी पेश करते हुए और कहीं ना कहीं अब ये तो कहा जा रहा है कि चेहरा फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन अभी दौर हम बात करें तो ये पलटता हुआ नजर आ रहा है। अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है क्योंकि कांटे की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में।
देखिए बिल्कुल सुनिए, तो दोनों ही पार्टियों के आगे इस समय हम कह नहीं सकते कि किस तरफ पासा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये जो आंकड़े बदल रहे हैं, पल पल ये आंकड़े बदल रहे हैं। कुछ देर पहले ही 50 का आंकड़ा था। ऐसे में दावेदारी दोनों तरफ से, कई बीजेपी के नेता भी दावे कर चुके हैं। अनिल विज की तरफ से एक दावा आया था कि पार्टी हाईकमान चाहेगी तो मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे दावे चुनावी नतीजों के दिन आते रहते हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो कई दिग्गज हैं जो इस समय कम मार्जिन से अब पीछे चल रहे हैं। हमारे साथ श्रीकांत जी, हम इस बारे में उनसे भी चर्चा करेंगे। श्रीकांत जी, हरियाणा के इलेक्शन में हम देख रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस दोनों के ही कई दिग्गज हैं, दिग्गजों के बेटे हैं, बेटियां हैं, वो काफी पीछे इस समय चल रहे हैं। कौन कौन सी सीटें हैं, कितनी सीटें ये? अभी जैसे देखा जाए कि विनेश फोगाट जो बड़ा नाम है, तो वो करीब 2000 वोटों से पीछे हैं। और वहीं सुरजेवाला जो है, उनके रणदीप सुरजेवाला के बेटे, वो भी पीछे चल रहे हैं। और अधिकांश मामलों में ये देखा जाए कि अभी बीजेपी करीब 27 सीटों पे, ऐसी 27 सीटें हैं जिनमें कहीं ना कहीं 1200 वोटों का पैच फंसा हुआ है। तो ये कभी भी उलटफेर हो सकता है। 27 सीटों में सीधी जानकारी ये है कि 2000 से कम वोटों का अंतर है अभी। तो ये दूसरे तीसरे चरण की अभी काउंटिंग चल रही है। मेरे ख्याल से 12-1 बजे तक ही स्थितियाँ साफ होंगी। हो सकता है एक बार और बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। श्रीकांत जी, जो अभी तक आंकड़े आए हैं, 46 सीटें जादुई आंकड़ा बीजेपी ने छू लिया है, क्या ये कहा जाए कि अंडर करंट एक था जो खासतौर पर विपक्ष भांप नहीं पाया इतने समय में? नहीं, अंडर करंट तो था ही। बीजेपी की जो पावर है वो उनका संगठन है, और संगठन के दम पे ही भाजपा चुनाव में उतरती है। तो संगठन जो उनका मेहनत करता है, वो देश भर से उन्होंने संघ के लोग बुलाए, वहाँ पे सर्वे कराया, लगातार बैठकें ली। तो ये सब तो उन्होंने अपने जो चुनाव में वो करते हैं उन्होंने किया है। लेकिन थोड़ा सा यदि ये किसानों के मुद्दे पर और इन पर थोड़ा सा और ध्यान दे देते तो ये असमंजस की स्थितियां नहीं बनती। तो सर, लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कांग्रेस एक गठबंधन के साथ थी, एक बड़ा फायदा मिला, बीजेपी को नुकसान हुआ। क्या यहाँ पे वो उसी गठबंधन की कमी दिखाई दे रही? क्योंकि कश्मीर में हम देख रहे हैं कि जहाँ पे कांग्रेस गठबंधन में थी, कश्मीर में वहाँ पे नतीजे मुफीद मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगल लड़ रही थी, यहाँ पे उतने मुफीद नतीजे नहीं मिल रहे। नहीं, कांग्रेस ने सबसे बड़ी गलती जो की है वो, मतलब अच्छा शुरू में अच्छा नाम चल रहा था, हरियाणा में लगभग हवा थी कांग्रेस की, लेकिन जिस तरीके से आपने उनका ऑफर ठुकराया है वहाँ पर, तो उससे भी कहीं ना कहीं भले ही आप खाता नहीं खोल पाई, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस को इस बात को लेकर डैमेज किया है। सर, हमने ये भी देखा कि कुमारी शैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, इन तमाम बड़े नेताओं के आपसी जो मनमुटाव थे वो खुले तौर पर दिखाई दिए। क्या ये भी एक बड़ी वजह नहीं है कि कांग्रेस यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रही अभी? ये तो कांग्रेस के साथ हमेशा से परिपाटी ये चली आ रही है कि गुटबाजी बिल्कुल खुलकर सामने आ जाती है, चाहे वो मध्य प्रदेश चुनाव हो, चाहे वो राजस्थान में हो। और जब सीएम बनने की बात आती तो फिर और लड़ाइयाँ और वो मतभेद और बढ़ जाते। कई जगह सरकारें भी इन मतभेदों के चक्कर में गिरी हैं। तो ये तो कांग्रेस का हमेशा से ही रहा है। लेकिन इस बार हमें ऐसा लग रहा था कि हरियाणा में जैसे रुझान भी आए और जो पोल आए उसमें भी ये समझ में आ रहा था कि कांग्रेस की कहीं ना कहीं हवा है। लेकिन जो ये जीत जो यदि भाजपा जीतती है तो इसमें निश्चित तौर पर ये संगठन की जीत होगी, उनके जो उन्होंने अपने संगठन स्तर पर जो काम किए हैं उनकी जीत होगी। बिल्कुल सुनीता, देखिए एक संगठन के तौर पर बीजेपी ने जो काम किया, जो श्रीकांत जी भी हमें लगातार बता रहे थे, वो कहीं ना कहीं इस हरियाणा के चुनाव में और ये अभी तक के आ रहे रुझानों में ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जबकि कांग्रेस की जो गुटबाजी की खबरें और गुटबाजी की जो स्थितियां लगातार बनती दिखाई देती हैं, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर दूसरे राज्य हो, वो ही कहीं ना कहीं एक बार फिर से कांग्रेस को भारी पड़ते हुए इस बार दिखाई दिए हैं। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब एक बार फिर हम अपडेट आपको दे दें कि अभी भिवानी से घनश्याम सरल आगे चल रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कांग्रेस पीछे है, ये तमाम सीट भी सामने निकल कर आ रही है। बहुत शुक्रिया प्रखर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि अभी जो ताजा आंकड़े हैं उसमें हरियाणा में 46 बीजेपी, कांग्रेस 36, आम आदमी पार्टी अभी भी खाता नहीं खोल पाई, जेजेपी एएसपी 0 और इनेलो बसपा गठबंधन मात्र 2 सीटों पर आगे चल रही है। रुझान अभी जो तीसरे राउंड की जो मतगणना है उसमें आपको बता दें
तो गढ़ी सांपला किलोई भिवानी सीट से बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। जुलाना से कांग्रेस की विनेश फोगाट पीछे चल रही हैं। रुझानों में बीजेपी को लगातार बढ़त। तो बीजेपी रुझानों में बहुमत के लगभग करीब देखिए 46 जो कि बहुमत का आंकड़ा है। और हमारे साथ बीजेपी से आलोक वत्स जी भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है इंडिया हेड में, नमस्कार। धन्यवाद सर, जिस तरीके से हरियाणा में हमने देखा शुरुआती दौर में कांग्रेस आगे बढ़ती नजर आई और जिस तरीके से ये कहा जा रहा था, अभी जो हमने एग्जिट पोल देखे उसमें भी बढ़त कांग्रेस को नजर आ रही थी, लेकिन एकदम से अब उलटफेर हो रहा है। क्या कहेंगे? अभी 46 जो कि जादुई आंकड़ा है बहुमत का, बस वहां पर आके कांटा टिका हुआ है। क्या लगता है ये नीचे आएगा या ऊपर आएगा? क्या लग रही है बीजेपी को उम्मीद? देखिए सुनीता जी, ये जितने भी एग्जिट पोल होते हैं ये 2 महीने पहले के आंकड़ों के ऊपर बेस्ड होते हैं जी। ये सही है कि शुरू में जब चुनाव डिक्लेयर हुआ था तो हरियाणा में कांग्रेस की एक हवा सी, एक लहर सी उठी थी जी। हमारे कार्यकर्ताओं ने हमारे नेताओं के द्वारा किए गए परिश्रम से और हमारे द्वारा किए गए जनहित कार्यों से, स्कैम रहित 10 वर्ष की सरकार जो हमने दिया है, वो धीरे धीरे अपना ग्राउंड वापस लेने में सफल होती चली गई जी। और चुनाव आते आते हमने अपने काफी जमीन हमने अपनी वापस ले ली थी और ये इसी का रिजल्ट है जी। ईमानदार, निष्पक्ष, निष्कलंक, मजबूत जो सरकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है जी। शुरू में माननीय खट्टर जी के नेतृत्व में और अंतिम दौर में माननीय सैनी जी के नेतृत्व में जी। ये इसी का परिणाम है। हमारे लेकिन आलोक जी अभी तो रुझान आए हैं सर, अभी तो रुझान आए हैं, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अभी आगे कौन रहेगा। हालांकि रुझान में पहले कांग्रेस आगे थी, तब वहां पर जलेबियां बढ़ती नजर आ रही थी, उस समय बीजेपी दफ्तर में सन्नाटा था, ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अभी थोड़ी देर पहले ये चेंजेस हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी कहना जल्दबाजी होगी कि बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार अभी कांग्रेस बढ़त बनाए हुए थी और अभी ये तीसरे राउंड की जो मतगणना है वो चल रही है, तो ये कहना जल्दबाजी होगा सर। देखिए, जब तीसरे में हमने बढ़त बना ली है जी, तो अब ये लास्ट तक बढ़त जाएगी। अब हम पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं हैं। चलिए, तो पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं है। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि लगातार हरियाणा कवरेज में भी रहे हैं। क्या कहेंगे? पीछे मुड़ते हुए बीजेपी नजर नहीं आ रही है, ये कहना है आलोक जी का। ब्रजेश जी, देखिए, बीजेपी लगातार अभी कुछ अगर 1 घंटे की बात करें तो लगातार लीड में है और 46 सीट बहुत ज़्यादा आंकड़ा नहीं है। हाईएस्ट जो है, जो बहुमत का आंकड़ा है, सिर्फ उसको टच किया है बीजेपी ने। लेकिन क्या ये बहुमत बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, सुनीता जी, देखने वाली बात होगी कि रिजल्ट जब घोषित होने शुरू होंगे थोड़ी देर में, तो क्या स्थिति नजर आती है बीजेपी की, कांग्रेस की। और कांग्रेस जैसा कह रही है, दोनों ही दल कॉन्फिडेंस दिख रहा है। हालांकि पहले बीजेपी जो थी वो काफी दुखी नजर आ रही थी। अभी हमने थोड़ी देर पहले बीजेपी के एक प्रवक्ता को जोड़ा था, वो मायूस अपने बयानों में नजर आ रहे थे, लेकिन वो एनर्जी दोबारा लौटती हुई बीजेपी के पास दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा सवाल सुनीता जी मुझे लगता है कि महिलाओं को साधने में बीजेपी कुछ हद तक सफल साबित हुई है, क्योंकि जिस तरह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जब चुनाव थे पिछले साल, तो लाडली बहना योजना लॉन्च की गई थी और हरियाणा के भी मैनिफेस्टो में बीजेपी ने दिल्ली से जो जारी किया था उसमें भी बीजेपी ने ऐलान किया था कि लाड़ो बहना योजना लागू की जाएगी, जिसमें 2100 रुपये महीने दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो योजना कहीं ना कहीं महिलाओं को इम्पैक्टेड करती हुई, महिलाओं को खुश करती हुई नजर आई है। बिल्कुल, तो तमाम वादे, तमाम इरादे, लेकिन देखिए कांग्रेस की अगर हम बात करें ब्रजेश जी, तो लगातार पहलवान, किसान और महिला, ये तमाम मुद्दे थे। और अंतिम चरण में जैसे जैसे रैलियां हुई उसके बाद कांग्रेस की अलग रणनीति थी और अभी थोड़ी देर पहले उसकी खुशी भी जताई जा रही थी। हालांकि देखिए, अगर हम देखें, ये अनिल विज जी जो कि लगातार अभी खुशियां मना रहे थे, अब वो पीछे हो गए हैं। चित्रा सरवारा जिनसे आप बात कर रहे थे, निर्दलीय वो कैंडिडेट है, वो आगे बढ़त बनाती नजर आ रही है। मतलब कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पर बीजेपी कांग्रेस दोनों को भी नकार दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, और अंबाला कैंट में यही स्थिति थी, क्योंकि 7वीं बार अनिल विज चुनाव लड़ रहे हैं। 6 बार वो विधायक रह चुके हैं, पहले निर्दलीय विधायक भी 2 बार वो बीच में रहे हैं,
बीजेपी से विधायक रहे और बीजेपी से बाहर हो गए थे, फिर अंदर आए, फिर विधायक बने। लंबा कार्यकाल अनिल विज का है, लेकिन ये लंबे कार्यकाल की वजह से जैसे एंटी इनकम्बेंसी की जो बात आ रही थी और वही बात अंबाला कैंट में भी देखी गई। और जिस तरीके से चित्रा सरवाला मैदान में उतरी, पहले कांग्रेस से टिकट मांग रही थी, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, परविंदर परी को मैदान में उतारा और चित्रा सरवाला निर्दलीय लड़ी। तो दूसरी पोजीशन पर चित्रा सरवाला नजर आ रही थी, लेकिन अनिल विज को टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं। और बीच बीच में देखिए जो रुझान है अंबाला कैंट का, वो कभी चित्रा सरवाला जो निर्दलीय हैं वो आगे नजर आ रही हैं, कभी अनिल विज नजर आ रहे हैं आगे, लेकिन चित्रा सरवाला जो है वो अब लीड पकड़ चुकी हैं और 3000 से ज्यादा की लीड में चित्रा हैं, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के दिग्गज, बीजेपी के दिग्गज, सबको जो है वो धूल चटाती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन ये लीड बरकरार रख पाएंगी वो ये नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और बिल्कुल इस बीच बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर बादशाहपुर से बीजेपी के राव नरबीर सिंह, पटौदी से बीजेपी की बिमला चौधरी आगे चल रही है, रेवाड़ी से बीजेपी के लक्ष्मण सिंह और साथ ही 1637 वोटों से आगे पटौदी से विमला चौधरी 6000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं। और बिल्कुल देखिए आदमपुर की बात करें तो यहां से बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी के वो चेहरे जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, रणबीर चौधरी हो या रेवाड़ी से बीजेपी के लक्ष्मण सिंह हो, ये तमाम लोग आगे। और आदमपुर की बात करें तो यहां से भी बीजेपी आगे। सुनीता जी एक पैटर्न देखिए आप कि जो नए उम्मीदवार हैं, हम जानकारी दे दें पहले एक बार और, आदमपुर से बीजेपी के भव्य बिश्नोई जो है वो आगे चल रहे हैं 5500 वोटों से, और बरवाला से बीजेपी के रणवीर गंगवा 8000 वोटों से आगे चल रहे हैं। उसके साथ ही तमाम जो उम्मीदवार बीजेपी के, सुनीता जी एक पैटर्न देख रहा हूं मैं यहाँ कि जो बीजेपी के नए उम्मीदवार हैं या नए चेहरों पर दाव लगाया था, पुरानों का टिकट काटा था, वो चेहरे आगे चल रहे हैं। लेकिन बीजेपी के जो दिग्गज हैं, चाहे वो अनिल विज हो या दूसरे कैबिनेट मंत्री हो, राकेश सुधा हो, ये तमाम दिग्गज चेहरे पीछे चल रहे हैं। तो इस पैटर्न के देखिए ब्रजेश जी, जादुई आंकड़े से अभी फिर एक ऊपर 47 पर बीजेपी आ चुकी है। हमारे साथ कांग्रेस से ललित अरोड़ा जी भी जुड़ चुके हैं। अरोड़ा जी बहुत स्वागत है इंडिया एड में आपका, नमस्कार। थैंक यू। ललित जी देखिए शुरुआती दौर में जो हमने तस्वीरें देखी हरियाणा कांग्रेस दफ्तर के, जहां पर जलेबियां बांटी जा रही थी, लड्डू बांटे जा रहे थे, अभी स्थिति थोड़ी चेंज हो गई है। अब सीधे सीधे 10 का अंतर आता नजर आ रहा है। जादुई आंकड़े से ऊपर बीजेपी हो गई है, कांग्रेस पछड़ रही है। क्या कहेंगे इन आंकड़ों के लिए? देखिए अभी 3 या 4 राउंड का प्रोग्रेस चल रहा है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है जी। तो इसमें 11:30-12 बजे के आसपास जब छठा राउंड लगभग क्लियर हो जाएगा तभी मैं कुछ कह पाऊंगा। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जो लोग 5000 या प्लस से आगे चल रहे हैं उनकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो कुल मिला के ये स्थिति 12 बजे मेरे को लगता है कि ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अभी अब ये कहना कि बीजेपी जादुई आंकड़े से 2 ऊपर है, ये एक मैच्योर आकलन हो सकता है, हमारा आकलन ये नहीं है। लेकिन अरोड़ा जी पहले तो जब रुझान का शुरुआती दौर था तभी जलेबियां बढ़ती नजर आ रही थी, तब तो स्पष्ट आप नजर आ रहे थे। अब जादुई आंकड़े के पास हो तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी की तरफ से भी ये प्रतिक्रिया आने लगी है कि अब वो पिछड़ने वाली नहीं है, बल्कि इस आंकड़े से ऊपर आती ही नजर आएगी। तो उनको लड्डू बांट देने चाहिए। जी ललित जी आपने लड्डू संभाल के रख लिए हैं या अभी भी बांटे जा रहे हैं, क्योंकि अभी अप डाउन हो रहा है? हम हर हाल में खुश है, लेकिन आप एक बात देखिए, जब आप 65 और 71 का आंकड़ा भी आप ही लोग दिखा रहे हैं, पुराने जमाने के कि वो काउंटिंग पता ही नहीं लगती थी, अब आप लोग जो है देखिए इलेक्शन कमीशन के आंकड़े कुछ हो रहे हैं, आपके 40 चैनल है, सबका आंकड़ा अलग अलग है। ये मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है कभी सर, सबके सोर्स अलग होते हैं, हमारे सोर्स भी हैं, हमारे सोर्स काफी आगे रहते हैं चुनाव आयोग से, और यही वजह है चुनाव आयोग से आगे हम एग्जिट पोल दिखा देते हैं पहले ही, और देखिएगा आपके वो सटीक भी बैठेंगे। एग्जिट पोल में तो आप हमें 55 से कम दे ही नहीं रहे थे, तो अभी प्री मैच्योर है। मैं यही कह रहा हूँ, इंतजार कीजिए जहां तक जलेबी या मिठाई की बात है। जो हमारे कार्यकर्ता है उत्साहित होते हैं, वो भी आपके आंकड़े वाकड़े देखते रहते हैं, तो वहां उन्होंने बांट दिया, कोई जुल्म नहीं किया, मुंह ही मीठा कराया ना, हम कोई मुंह लटका के थोड़ी बैठे हैं। ये चलता रहता है चुनाव में, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकेंगे। आप भी इस बात को समझते होंगे कि 4 राउंड पे कुछ कहना नहीं है, कि 10 राउंड बहुत बड़ा राउंड होता है, 15 राउंड ये बहुत बड़े वोट्स होते हैं, 4-4 हजार 5-5 हजार का बंच आता है, तो कई बार एक आधा पूरा का पूरा ही एक तरफा हो जाता है। इसमें कुछ नहीं कह सकते। हाँ, जो 5-6 हजार की लीड में लोग हैं उनके बारे में शायद उनके लीड को वाइप आउट करना इतना इजी नहीं होगा, लेकिन जहां पे लीड थोड़ी है
वहां पे लीड्स चेंज होती हैं, और हमने देखा है पिछले 10-15 चुनाव में भी देख चुका हूं, तो ये सब होता रहता है। ललित जी, ये जो सरकारी कर्मचारियों के पोस्टल बैलेट खुले उसमें तो कांग्रेस काफी आगे नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही ईवीएम खुली, ईवीएम का पिटारा खुला, कांग्रेस लगातार पिछड़ती गई। इसकी क्या वजह मानते हैं आप? कर्मचारी ये त्रस्त है इनसे, इनको मारा पीटा भी गया। ओपीएस का भी मुद्दा है जिसको हमने कहा कि हम लागू करेंगे, तो नेचुरली जो एम्प्लॉइज तबका है वो रूलिंग पार्टी से एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है उनमें, और वो आपने देख भी ली है। और ये भाजपा के लिए एक सबक है कि वो एम्प्लॉइज को अगर नाराज करेंगे तो एम्प्लॉइज अगेंस्ट चले जाएंगे, और वो हुआ भी है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं उसका शुरुआती दौर में हमने रुझान भी देखा। ललित जी, एक सवाल और भी, जिस तरीके से मतगणना की पूर्व संध्या पर ही कुमारी शैलजा ने ये कहा कि वो सीएम कैंडिडेट हो सकती हैं, दूसरी तरफ अभी हम सुन रहे थे भूपेंद्र हुड्डा जी जो कि कह रहे हैं ना मैं टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं। तो आप जो सीएम का चेहरा अगर आप जीतते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये हो जाएगा, हालांकि आला कमान को लेकर अब ये बात की जा रही है कि वो डिसाइड करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो शुरुआती दौर में एक खलबली देखी जा रही थी, राहुल गांधी आए और दोनों का हाथ मिलवाया, लेकिन अभी अभी अपनी अपनी दावेदारी दोनों ही पेश करते नजर आ रहे हैं, तो कुल मिलाकर एक वो भी बड़ी चुनौती हो सकती है आपके सामने। नहीं, राहुल जी ने ये कहा ना कि शेर और टाइगर की कुछ स्टोरी सुनाई गई, ये लोग आपस में लड़ते हैं, मेरा काम इनको साधना है, या जो भी उन्होंने वर्ड कहे होंगे, मैं वहाँ पूरा मुझे याद नहीं, लेकिन ऐसा कुछ कहा उन्होंने। देखिए हर पार्टी में, अब यहाँ पे देखिए राव इंद्रजीत और वीर साहब भी कह रहे थे, वीर साहब खुद हार रहे हैं चुनाव। मैं ये कहना चाहता हूँ 3000 की लीड से अगर वीर साहब पहली बार पिछले 7 चुनावों में पीछे जा रहे हैं, तो वो ये सब लोग दावे करते हैं, पुराने लीडर हैं, इनके एम्बिशंस होते हैं। नहीं, तो लेकिन ललित जी बीजेपी ने तो अपना सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है, सीएम का चेहरा उन्होंने कह दिया है, नायब सिंह सैनी ही सीएम रहेंगे। कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, तो क्या इसका खामियाजा आपसी लड़ाई में नहीं भुगतना पड़ेगा? देखिए ऐसा होता है, अगर मान लो सीएम का चेहरा चुनाव ही ना जीत पाए, फिर ये सारी जो एम्बिशन की मैं बात कर रहा हूं, 3070 वोटों से आगे चल रहे हैं नायब सैनी लाडवा से, और अभी जो कांग्रेस के मौजूदा विधायक मेवा सिंह वो पीछे चल रहे हैं। सर मेवा सिंह सीट निकालने वाले हैं, बताता हूं आपको जी। तो सर आपका सीएम तय हो गया क्या? नहीं, देखिए आप ट्रेडिशनली कांग्रेस का जो हाई कमांड है वो एमएलए से बात करने के बाद ये डिसाइड करता है, तो ये इस पे किसी को कोई कियास लगाने की जरूरत नहीं है। जो हमारी हाई कमांड डिसाइड करेगी, चाहे शैलजा जी हो चाहे कोई और हो, हुड्डा साहब हो, उनको वो मानना ही है, और उससे बाहर कोई नहीं जा सकता। कांग्रेस में जो 2 बड़े नेता हैं बहुत ही लॉयल लीडर्स हैं, और वो पार्टी हाईकमान की बात को। ललित जी एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि बीजेपी के दिग्गज चेहरों को, मंत्रियों को, अनिल विज और राकेश सुधा जैसे लोगों को आपने पीछे छोड़ दिया है, लेकिन वहीं बीजेपी के जो नए चेहरे हैं, जो नए कैंडिडेट हैं, पहली बार दूसरी बार के कैंडिडेट हैं, वो लगातार आगे चल रहे हैं, तो इसकी क्या वजह आप मानते हैं? देखो, जो नया चेहरा होता है कई बार उसका कोई ना तो कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होती है, ना कोई घोटालों की पृष्ठभूमि होती है, ना ही उसने काम करवाए या ना करवाए वाली बात नहीं होती कि 100 लोगों के काम किए 200 के नहीं किए। तो ये सारे आकलन, कंपैरिजन, उनकी शिक्षा दीक्षा, ये चीजें भी देखी जाती है। पार्टी की सोच के साथ साथ लोग पार्टी को भी वोट देते हैं और कैंडिडेट को भी कई बार वो देख के वोट देते हैं, अलग अलग परसेप्शंस होते हैं। तो ये पार्टी की विचारधारा में सारे लोग नहीं होते, फ्लोटिंग वोट जो है वो कैंडिडेट को देखता है, ऐसा होता है। जी अरोड़ा जी, जिस तरीके से कांग्रेस के जो तमाम मुद्दे रहे, सबसे बड़ा मुद्दा किसान, पहलवान और महिला, अगर हम जुलाना सीट की ही बात कर लें, विनेश फोगाट जिन पर भरोसा जताते हुए उनको आगे किया गया, भाजपा ने कैप्टन योगेश बैरागी को आगे किया। अब देखिए ये सीट भी कांग्रेस यहां से पिछड़ती नजर आ रही है, और साथ ही यहां पर अगर बात की जाए तो कैप्टन योगेश बैरागी जो कि एविएशन में रहे वो आगे नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे, जो पहलवान वाला मुद्दा था, जो दाव आप खेलते नजर आ रहे थे, वहां पर पिछड़ रहे हैं? एक उनकी ससुराल भी वहीं शायद है जी, जुलाना से। एक बात मुझे बताइए कि एक सीट पर अगर हम पिछड़ रहे हैं जी सर, एक सीट नहीं सर, बहुत सारी सीटें हम गिनवा देंगे जी। सुन लीजिए ना, देखो या तो मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि आप एनालिसिस करके ये चाह रहे हैं कि वो मैं नहीं बोल पाऊंगा। मैं ये कहना, मेरी इंडिपेंडेंट सोच है। नहीं, जिस मुद्दे पर जो कांग्रेस आगे बढ़ रही थी उसी मुद्दे पर मैं बात कर रही हूँ। कुछ हाई प्रोफाइल सीट है जिस पर ज्यादा चर्चा होती है सर, जो चेहरे आगे किए जाते हैं, और वही वजह होती है जो चुनाव में कई बड़े मुद्दे बन जाते हैं।
देखिए ऐसा है, चुनाव में हार जीत चलती रहती है जी। और एक वोट से भी मैंने लोगों को हारते देखा है राई में, तो या 5 वोट से 6 वोट से जीतते भी देखा 6 वोट से लोगों को। आप अभी वेट कीजिए, मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो भी जनता का फैसला होगा उसको कोई नकार थोड़ी सकता है, लेकिन 12 बजे का इंतजार कीजिए, पोजीशन और क्लियर हो जाएगी, ये फाइट और टफ हो जाएगी और स्लोली कांग्रेस जो है एक जो विनिंग टोटल है सीटों का उस पर चली जाएगी। ठीक है ललित अरोड़ा जी, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका इंडिया हेड से जुड़ने के लिए। तो देखिए कांग्रेस अब भी कॉन्फिडेंट है, कांग्रेस को लग रहा है, कांग्रेस का ये दावा है लगातार कि कांग्रेस जो है वो एक बार फिर फाइट में वापसी करेगी और जीत की ओर आगे बढ़ेगी, न सिर्फ जीतेगी बल्कि सरकार भी बनाएगी, ये कांग्रेस का दावा है। हालांकि अभी बीजेपी के प्रवक्ता से हम बात कर रहे थे, उनका भी यही दावा था कि बीजेपी अब लीड बरकरार रखेगी और सरकार कायम रखेगी तीसरी बार बनाने में। तो अब देखना ये होगा कि जो चुनाव आयोग के थोड़ी देर में आधिकारिक डाटा जारी होगा, आधिकारिक जीत हार के आंकड़े सामने आने लगेंगे, तब स्थिति क्या बनती है और क्या बीजेपी की ये जीत, ये लीड जो है वो बरकरार रहेगी या कांग्रेस एक बार फिर फाइट में नजर आएगी। तो बिल्कुल लगातार अब जीत की हैट्रिक की जो बात ब्रजेश जी हम कर रहे थे, देखिए हैट्रिक के आसपास नजर आ रही है और अभी ताजा अगर रुझान देखें जहां पर 90 सीटों में बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है बीजेपी, और ये तमाम वो सीटें जो कि हॉट सीट मानी जा रही थी। देखिए चित्रा सरवारा आगे चल रही हैं, शैली चौधरी कांग्रेस की नारायणगढ़ हरियाणा से आगे चल रही हैं। जहां पर कालका हरियाणा की बात करें तो वहां पर शक्ति रानी शर्मा 456 वोटों से आगे। तो तमाम कुछ हॉट सीट्स हैं जिनमें हम बात कर लें, जहां पर आगे पीछे अगर जो देखें, रमन त्यागी यमुनानगर हरियाणा से कांग्रेस आगे चल रही है, तो वहीं नायाब सिंह सैनी अब उनका देखिए वो भी बढ़ गया है, जो वोट का अंतर है 5430। बिल्कुल। और सुनीता जी देखिए नायब सिंह सैनी तो बहुत कम अपने लाडवा विधानसभा में प्रचार करने गए थे, जब हम वहां पहुंचे थे तो उनकी पत्नी जो है सुमन सैनी वो लगातार सक्रियता से मोर्चा संभाले हुई थी, दिन रात कैंपेनिंग में जुटी हुई थी, क्योंकि खुद भी वो चुनाव लड़ चुकी हैं, राजनीतिज्ञ हैं और पार्टी के पदों पर रही हैं बीजेपी में, तो अच्छा खासा अनुभव उनको है। और एक धर्मपत्नी का उन्होंने जो फर्ज है वो पूरी तरीके से मैदानी मोर्चे में दिखाया था और तमाम समाजों की बैठक लेती हुई वो नजर आई थी, साधती हुई नजर आई थी। हालांकि कुरुक्षेत्र से ही सांसद रहे हैं कई बार नायब सिंह सैनी, और उसी संसदीय क्षेत्र में एक सीट आती है लाडवा जिससे वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका फायदा उनको मिल रहा है। और उन्होंने जो लाडवा को चुना, पहले वो दूसरी सीट से चुनाव लड़ते थे, करनाल से उन्होंने चुनाव लड़ा था और अब लाडवा उन्होंने सीट बदली। तो सीधी सी इस रणनीति के पीछे यही वजह थी कि एक तो उनकी संसदीय सीट थी ये पुरानी, और दूसरा उनका सैनी समाज का वोट बैंक ज्यादा था। इस वजह से सीएम मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी, उनको दोनों बातों का सीधा फायदा नजर आ रहा है और कहा जा सकता है कि फिलहाल तो उनकी ये रणनीति जो है वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है। तो बिल्कुल तमाम वो सीट भी इंडिया हेड की स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए वो तमाम हॉट सीट्स जिस पर धीरे धीरे अब रुझान स्पष्ट होते नजर आ रहे हैं। और इस बीच देखिए ब्रजेश जी, अभी जो आंकड़ा है, अगर हम कांटे की टक्कर की बात करें, अभी कांटे की टक्कर से भी कांटा ऊपर हो चुका है। बीजेपी 49, कांग्रेस 35 और अभी आम आदमी पार्टी की बात करें वो तो कांटे के साथ साथ चार्ट से भी हट गई है। बिल्कुल। और देखिए हम लगातार अपडेट कर रहे हैं अपने दर्शकों को, लोहारू से आगे चल रही है बीजेपी और कांग्रेस जो है वो पीछे चल रही है। कांग्रेस की राजवीर फर्दिया जो है वो लगातार पीछे हैं लोहारू से, और बीजेपी के जो है वो कैंडिडेट लगातार आगे चल रहे हैं। तो लगातार हर एक सीट का डेटा अपने दर्शकों को इंडिया हेड दे रहा है ग्राफिक्स के जरिए, और पल पल का अपडेट सुनीता जी हम दे रहे हैं कि किस सीट का क्या गणित है, सियासी गणित, जातीय गणित और जो चुनावी समीकरण है उसका कॉम्बिनेशन हम लगातार बता रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं इस पर कि किस सीट का क्या गणित है। अनिल विज की अगर बात करें तो अंबाला कैंट में लगातार उनका विरोध था, पिछली बार भी काफी विरोध था, जिसकी वजह से कांग्रेस तीसरे नंबर पर आई थी, निर्दलीय उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रही थी, और यही स्थिति अब देखी जा रही है जहां अनिल विज पीछे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा सरवारा लगातार आगे बनी हुई है और कांग्रेस अंबाला कैंट से तीसरे नंबर पर है। तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी को तो है ही, कांग्रेस को भी उठाना पड़ रहा है, यानी बागी भी नजर आ रहे हैं फाइट में। हालांकि एक ही सीट जो है अंबाला कैंट, जहां पर बागी अभी बढ़त में है, और किसी सीट पर सुनीता जी मुझे लगता है कि पार्टियों से अलग जो लोग होते हैं, जो निर्दलीय चुनाव लड़ लेते हैं, नाराजगी व्यक्त करते हैं, टिकट नहीं मिलता है, वे अब इस फाइट में बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इसकी क्या वजह आपको लगती है?
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चित्रा सरवारा से आपने बात की है, एक अलग तरीके का जोश और जिस तरीके से एक नाराजगी देखी गई कि बीजेपी ने टिकट नहीं दी, कांग्रेस भी लगातार तमाम मुद्दों को लेकर बात कर रही थी और उनके अपनी जो एक पूरा एक लीड लेते हुए वो नजर आई। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है ब्रजेश जी, जब अपने दम पर कोई कैंडिडेट लड़ता है तो निश्चित तौर पर एक पूरी की पूरी टीम उनके साथ चलती है। और यही वजह है, कुमारी शैलजा को भी देखिए जब नाराजगी हुई तो एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ वो जाते जाते एक बार फिर कांग्रेस में आई। तो कुल मिलाकर कैंडिडेट का भी एक अपना अस्तित्व होता है, जनता के बीच एक पैठ होती है और वही वजह है कि चित्रा सरवारा आगे बढ़ती नजर आ रही हैं और दावेदारी शैलजा भी जो है, कुमारी शैलजा, वो भी ठोकती नजर आ रही है। जहां पर हम कांग्रेस की बात करें तो तमाम ऐसे चेहरे हैं जो कि अब उस लाइन में नजर आएंगे, लेकिन दो प्रमुख चेहरे, वही हम अभी अरोड़ा जी से बात कर रहे थे कि चौधरी कौन होगा, क्योंकि जैसे जैसे बीजेपी अपना हर बार चुनाव हम किसी भी जगह का देखें, कैंडिडेट स्पष्ट होता है, लगभग पहले से एक चेहरा होता है जिस पर जनता वोट डालती है। लेकिन कांग्रेस की रणनीति अलग होती है, सिर्फ वही सब हम एक शब्द सुनते हैं, आला कमान ही डिसाइड करेंगे। और अब देखना होगा कि हालांकि अभी जो स्थिति है, देखिए जुलाना में भी हम बात कर रहे थे, अब फिर से उस सीट की बात कर लें। कैप्टन योगेश बैरागी 1417 वोट से आगे चल रहे हैं। जिस बेटी पर, पहलवान बेटी पर भरोसा किया गया था, जुलाना उनका जो खुद का गृह नगर है, ससुराल है उनका, वहां से वो पीछे हो गई। इसकी क्या वजह मानी जाए ब्रजेश जी? बिल्कुल, देखिए जुलाना से अगर बात करें तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा था और जातिगत समीकरण कुछ इस कदर था जो बीजेपी के पहले फेवर में जा रहा था। हालांकि बहुत सारी स्थानीय नाराजगी भी जुलाना में थी और जुलाना की अगर बात करें तो 3 पहलवान यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। विनेश फोगाट की अगर बात करें तो उनका एक स्टंट मुझे लगता है कि जो चुनाव लड़ने वाला उनका जो फैसला रहा है उससे कहीं ना कहीं जनता नाराज थी। हालांकि पहले जब उन्होंने लगातार लड़ाई लड़ी थी अपने पक्ष में, दिल्ली में प्रदर्शन भी किया था और बीजेपी नेता और चेयरमैन को हटाने की मांग की थी, तब उनको जन समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली सुनीता जी और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा तो मुझे लगता है पब्लिक बहुत हद तक समझ गई और पब्लिक को ये लगने लगा कि उनकी जो लड़ाई थी वो व्यक्तिगत नहीं थी, सामाजिक नहीं थी, पहलवानों के लिए नहीं थी, सियासी थी। और यही वजह है कि उनको नुकसान होता हुआ दिख रहा है। सीधे तौर पर लगातार पीछे बनी हुई है। लेकिन एक और अपडेट हम आपको दे दें कि पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता ये तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और फिलहाल विधानसभा के अध्यक्ष भी थे, विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वो काफी वरिष्ठ नेता हैं, ये पंजाब में भी विधायक रह चुके हैं और उसके बाद हरियाणा में भी चुनाव लड़ा, हरियाणा में भी जीते। तो दोनों राज्यों की राजनीति में सक्रिय रहने वाले ऐसे चंद नेताओं में एक है ज्ञानचंद गुप्ता। ज्ञानचंद गुप्ता आगे चल रहे हैं, माफी चाहूंगा पीछे चल रहे हैं और कांग्रेस से जो उम्मीदवार हैं वो लगातार पंचकुला से आगे चल रहे हैं। चंद्रमोहन डिप्टी सीएम रह चुके हैं हरियाणा के और ये सीएम मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं। तो ये 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार हार भी चुके हैं, अब 5वीं बार मैदान में है और चंद्रमोहन बिश्नोई को ये उम्मीद है कि वो तीसरी बार चुनाव जीतेंगे। यानी कि दोनों दिग्गज, एक डिप्टी सीएम रहा है हरियाणा का कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार है और दूसरा मध्य प्रदेश माफी चाहूंगा हरियाणा की विधानसभा में अध्यक्ष है। तो दोनों ही दिग्गजों के बीच ये मुकाबला काफी रोचक था जिसमें कांग्रेस लगातार लीड में नजर आ रही है। बिल्कुल, तो हरियाणा में किसकी बनेगी सरकार, ये सवाल लगातार जो है सियासी गलियारों में दौड़ रहा था। लेकिन रुझानों की अगर बात करें, 3 से 4 राउंड जहां पर शुरुआती दौर में हमने लड्डू और जलेबी बंटते देखे, तो वहीं धीरे धीरे अब सीट टू सीट धीरे धीरे ये स्पष्ट होता जा रहा है। ब्रजेश जी, हालांकि अभी भी थोड़ी जल्दबाजी है तमाम सीटों की अगर हम बात करें, देखिए, और कांटा जो है एक बार फिर जो है वो नजर आ रहा है। बीजेपी की बढ़त 48 अब यहां पर आंकड़ा पहुंच चुका है, बहुमत से थोड़ा ऊपर ही चल रही है। हालांकि इसको लेकर देखिए, हर बार हमने ये भी सुना है, देखा है, जहां पर कांग्रेस अगर जीत रही होती तो थोड़ा वहां पर, जैसे अभी देखिए जम्मू कश्मीर में 48 एनसी चल रही है, लगभग हरियाणा और जम्मू कश्मीर में देखिए जहां पर बीजेपी का जो आंकड़ा है वो कांग्रेस और एनसी के गठबंधन का है। तो कुल मिलाकर एक तरफ बीजेपी को संतोष और एक तरफ कांग्रेस को लग रहा है। तो जहां हमने देखा था कि दोनों जो विधानसभा है वो हारती हुई बीजेपी नजर आई, तो वहीं अब इस रुझान के बाद बीजेपी में थोड़ा संतोष तो है कि हरियाणा बच सकता है। बिल्कुल सुनीता जी, देखिए बीजेपी अब 48 पर आगे हो गई है, यानी 46 से पे आगे चल रही थी, 2 सीटों की ओर बढ़त बनाती हुई रुझानों में नजर आ रही है बीजेपी। हालांकि थोड़ा सा वक्त बाकी है, 12 जैसे ही बजेंगे
चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक आंकड़े भी आने शुरू हो जाएंगे और घोषणाएं भी शुरू हो जाएंगी कि कौन सी सीट से कौन जीत रहा है। मुझे लगता है कि जो छोटी कम आबादी वाली सीटें हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की सीटें हैं, उनके रिजल्ट आने जल्द शुरू होंगे और जो घनी शहरी आबादी है वहां के रिजल्ट में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन 12 बजे के बाद स्पष्ट रुझान सामने आ जाएंगे कि जो हरियाणा है उसमें किसकी सरकार बन रही है। लेकिन बड़ा अपडेट यही है कि लगातार बीजेपी लीड में बनी हुई है। पहले 40, फिर 45 और फिर 48, लगातार बीजेपी जो है वो लीड में है। और महेश कुमार वैद्य वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश जी, क्या लगता है, पहले बीजेपी लगातार पीछे थी, लेकिन जिस तरीके की लीड बीजेपी ने बनाई है, पहले 30 से 32, 35, 40, 45 और अब 48 सीटों के रुझान में बीजेपी आगे चल रही है, तो क्या लगता है आपको कि क्या वजह इसकी है और क्या बीजेपी की ये लीड जो है वो बरकरार रहेगी? देखिए, मेरा ये मानना है कि अभी अगर यही रिजल्ट रहता है तो मुझे थोड़ा सा यही लगता है कि कांग्रेस का अपर हैंड रहेगा, लेकिन अगर यही रिजल्ट रहता है जैसा अब रुझानों में दिखाई दे रहा है, तो इसका एक बड़ा कारण ये रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो नॉन जाट है उनको ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो गई कि आपको जाटों की सरकार चाहिए या सबकी सरकार चाहिए। भाजपा ने ऐसा नैरेटिव सेट किया है कि भाई हम सबके लिए बात करते हैं, और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बातें जो उन्होंने की है, उनके कार्यकाल की बात की है, उनमें नौकरियां देने की जो बात की है, और कांग्रेस के नेताओं के जो बयान आए, जो इंतजार कर रहे थे कि हमको अब नौकरियां मिलेगी, भेदभाव से नौकरियों के जो ऐसे बयान आए कांग्रेस के नेताओं के, उसका बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। लेकिन अभी भी मैं मान रहा हूँ कांटे की टक्कर होनी है। मैं पहले कह रहा था कि 45 से 50 तक कांग्रेस जा सकती है, जब कांग्रेस की आंधी सुनामी की बात कर रहे थे तब भी हम ये कह रहे थे कि 45 तक जो है कांग्रेस जा सकती है। तो अभी भी मेरा मानना है कि अभी कुछ भी हो सकता है, शुरुआती रुझान है, अभी 1/4 राउंड भी नहीं हुए हैं, इसलिए हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और अभी हमको ये मानना चाहिए, अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो भारतीय जनता पार्टी ये नैरेटिव सेट करने में कामयाब होगी कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है रोहतक को ताकत देना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ताकत देना। महेश जी, यानी कि बीजेपी ने जो रणनीति बनाई थी प्रचार के पहले कि कहीं ना कहीं जाट वर्सेस अदर किया जाए, और उसमें सफल भी कामयाब होती हुई भी बीजेपी दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरे मुद्दों की अगर बात करें तो स्थानीय स्तर पर काफी नाराजगी और विरोध का सामना बीजेपी को करना पड़ रहा था। हमने देखा कि अनिल विज का भी किसानों ने घेराव कर दिया था, उनके दूसरे जो उम्मीदवार थे उनको तो किडनैप कर लिया था, बकायदा 3 घंटे तक उनका अपहरण करके रखा गया, गांव में निकलने नहीं दिए गए, पुलिस ने उनको जाकर छुड़ाया। तो ये जो स्थानीय स्तर की नाराजगी थी, क्या वो वोट में नहीं बदल सकी है? आक्रोश का जो ज्वार था वो वोट खिलाफ में नहीं गया बल्कि फेवर में ही चला गया। विजेंद्र जी, हमको अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। मुझे अभी भी ये लगता है कि ये कांटे का मुकाबला होगा, 50-50 का मैच हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। निर्दलीय के समर्थन की भी किसी को जरूरत पड़ सकती है। अभी कांग्रेस जो 36 दिखाई पड़ रही है, इससे आगे बढ़ेगी निश्चित रूप से, ऐसा मेरा मानना है। और अगर यही आंकड़ा रहता है तो पूरा गणित हम ये कह सकते हैं कि जो अमित शाह ने चाणक्य की भूमिका निभा करके जो रणनीति बनाई है, ओबीसी को साथ जोड़ने का जो प्रयास किया है, और ब्राह्मण चेहरा अध्यक्ष के रूप में देकर के जो संदेश देने का प्रयास किया है, और जाट समुदाय को थोड़ा सा अलग रख करके नॉन जाट की जो राजनीति आगे बढ़ाई है, उस पर भारतीय जनता पार्टी को, उससे भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिलती दिख रही है। जी महेश जी, कांग्रेस लगातार मिठाइयां बांट रही थी सुबह से, हालांकि जब रुझान बदले तो कांग्रेस ने अभी फिलहाल मिठाइयां बांटना बंद कर दिया है। तो क्या उम्मीद लगती है कि कांग्रेस वापसी कर सकती है, और कुछ उम्मीद अभी भी बाकी है और कांग्रेस का जो जश्न है वो लगातार जारी रह सकता है? लेकिन ये है कि सभी उम्मीद मायूस हैं, लेकिन अभी उस भवन में नहीं गए हैं कि जहां से निकलने की उम्मीद टूट गई हो। अभी उनको उम्मीद बची हुई है कि राउंड अभी तो बहुत कम हुए हैं, 1/4 राउंड भी नहीं हुए हैं, तो इंतजार करना चाहिए। अभी फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि भाजपा अपनी रणनीति में कामयाब हो रही है। मैं कल भी बता रहा था कि मत प्रतिशत भाजपा का कम नहीं होगा, भाजपा का मत प्रतिशत वो फिक्स है, और भाजपा के खिलाफ जो वोट है उसको बांटने में बहुत बड़ी हद तक भारतीय जनता पार्टी कामयाब होती दिख रही है। जहां नॉन जाट चेहरे थे उनके सामने या तो 2 जाट चेहरे हैं, या कोई ऐसा चेहरा है जो कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा रहा है।
हम अगर रेवाड़ी विधानसभा सीट की बात करें, यहाँ आम आदमी पार्टी के सतीश यादव है, उन्होंने कांग्रेस के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई, अनुसूचित जाति के वोट बैंक में भी सेंध लगाई, जाट समुदाय के वोट बैंक में भी सेंध लगाई, और उसका परिणाम है भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अब आगे खड़ा दिखाई दे रहा है। इसी तरह हम गुरुग्राम में भी देखेंगे, त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा अपना गणित देख रही है। सोना में हम देखेंगे तेजपाल तंवर अगर बढ़त बना रहे हैं तो उसकी बड़ी वजह यही है कि जो सामने कैंडिडेट हैं वो दो ध्रुवीय मुकाबला हो रहा है। तो भाजपा का जो 36% के करीब का वोट बैंक है, जो लोकसभा चुनाव में भी स्पष्ट रूप से जो है भाजपा का जो प्रदर्शन था, 46 सीटों पर शायद 44 सीटों पर 42 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त थी, उसको सुधारने में भाजपा कामयाब होगी या वहीं पर आकर ठहरेगी, ये थोड़ी देर में पता चल महेश जी, एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं, महेश जी एक चीज और समझना चाहूंगा कि ये जो बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता थे, देखिए अनिल विज तो सीएम अपने आप को करार दे ही रहे थे, अंबाला से लगातार कैंट से पीछे चल रहे हैं। अगर हम पंचकुला की बात करें तो ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा अध्यक्ष लगातार पीछे चल रहे हैं। अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें तो राकेश सुधा राज्य मंत्री लगातार पीछे चल रहे हैं, जबकि जो नए चेहरे थे, जिन नए लोगों को टिकट दिया बीजेपी ने, वो लगातार आगे चल रहे हैं। तो इस पैटर्न में ये तो क्लियर चीज समझ में आती है कि जनता पुराने चेहरों की बजाय नए को पसंद कर रही है। तो क्या बीजेपी इस रणनीति को पहले भाप नहीं सकी? हम ये कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी कम रही, और भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने चेहरे थे उनसे कहीं ना कहीं शिकायत रही। दूसरी बात है, नए चेहरे के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती। तो जो पार्टी का जो वोट, जो दूसरा जो आप देखिए, जैसे नए चेहरे को टिकट दी कोसली में भारतीय जनता पार्टी ने, राविंद्रजीत के कहने पर, बावल में बिल्कुल नए चेहरे को टिकट दी, तो वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो टिकटार्थी थे वो सारे के सारे उनके साथ चुनाव में जुट गए। अगर टिकटार्थियों में से किसी एक को दी जाती तो वहां नाराजगी होती, जो है ये कारण रहा एक बहुत बड़ा। जी चलिए ठीक है महेश जी। सुनीता जी आप कुछ पूछना चाहेंगी महेश जी पे? जी बिल्कुल महेश जी, एक सवाल मेरा भी यहाँ पर, जिस तरीके से 2019 की हम बात करें, अभी कुछ समय पहले ही बीजेपी ये कह रही थी कि भले ही कांग्रेस में लड्डू और मिठाइयां बंट रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जैसे 2019 में पासा पलट हुआ था उसी जी महेश जी बिल्कुल वैसा ही स्थिति यहाँ पर बनती नजर आ रही है। क्या वजह रही कि तमाम एग्जिट पोल कांग्रेस को आगे बढ़ाते हुए नजर आए? जहां पर बीजेपी की सांसें ऊपर नीचे होती नजर आई, वहीं कांग्रेस ने पहले ही मिठाई के डब्बे ऑर्डर कर दिए और साथ ही वहां पर जलेबी भी बांटी गई। बिल्कुल महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लग रहा है सुनीता, हमको इंतजार करना चाहिए जी। अभी जो हम आंकड़ा देख रहे हैं वो बहुत शुरुआती दौर का है। मुझे लगता है कांग्रेसी मिठाई बांट लेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन हमको मैच को 50-50 की दृष्टि से देखना चाहिए। एक जर्नलिस्ट के नाते जो सीन सामने है, उस सीन को देख करके हम कह सकते हैं, हमें 1 घंटे बाद ये कहना चाहिए कि कौन जो है हाशिए पर जा रहा है और कौन फ्रंट फुट पर आकर के बैटिंग करने के लिए तैयार हो रहा है। बिल्कुल जी महेश जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो देखिए महेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और बता रहे थे कि अभी वेट करना होगा, अभी रिजल्ट स्पष्ट नहीं हुआ है, सिर्फ रुझान आए। कांग्रेस अभी भी लड़ाई में अभी भी जिंदा है, बाकी है, और अभी भी कांग्रेस कम बैक कर सकती है। तो देखिए लगातार हम अलग अलग एक्सपर्ट व्यू से आपको बता रहे हैं कि हरियाणा चुनाव का रिजल्ट आखिर क्या हो सकता है और क्या रुझान जो है वो रिजल्ट में बदल सकते हैं। तो देखिए एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं कि हरियाणा के रुझानों ने छुआ जादुई आंकड़ा। एक नया अपडेट आपको बता रहे हैं, जेपी नड्डा ने महासचिवों की बैठक बुला ली है। एक बड़ा अपडेट इन रुझानों के बीच के हरियाणा में जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने महासचिवों की बैठक बुलाई है। अब ये बैठक किस लिए है और क्या रणनीति बनाई जाएगी ये भी हम समझेंगे, लेकिन आपको लगातार पल पल का अपडेट हम इंडिया हाइट के जरिए दे रहे हैं कि जेपी नड्डा ने महासचिवों की बैठक बुलाई है और उस बैठक के पीछे की रणनीति भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी, क्या वजह है कि रुझानों के बीच अभी क्लियर रिजल्ट नहीं हुए हैं और उसके बीच पदाधिकारियों को हरियाणा के तमाम नेताओं को बुला लेना जो है वो आखिर क्या दर्शाता है, बीजेपी आखिर आगे की क्या रणनीति जो है वो बनाना चाह रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमन मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन जी, खुश तो बहुत होंगे आप, अब जेपी नड्डा जी ने महासचिवों की बैठक भी बुला ली है, तो क्या लग रहा है कि क्या बीजेपी बहुत जल्दबाजी नहीं कर रही है इन तमाम चीजों में? देखिए, मैंने एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनके साथ डिबेट हो रही थी एबीपी न्यूज पे। वहां पे उन्हें आज से कोई 8 दिन पहले, ये अपना 4 तारीख के बाद 4 या 5 तारीख 6 तारीख को शायद
मैंने बड़े क्लियरली उनको बोला था कि 50 का आंकड़ा आ रहा है, और उसमें उन्होंने बहुत हंसी उड़ाई थी उस न्यूज चैनल पे। मैं आज भी आपको एक चीज स्पष्ट रूप से बोल सकता हूँ कि विनिंग मार्जिन्स बेशक छोटे होंगे, एक बड़ा अच्छा सिनेरियो है। अगर आप देखें, इसको एनालिसिस करेंगे तो आपको ये अचंभित करने वाला तथ्य मिलेगा कि बीजेपी का कुछ समय पहले जब मैंने देखा था तो बीजेपी कांग्रेस से अंदाजन 1% वोट शेयर कम थी और 14 सीटें ज्यादा। तो 14 सीटें प्लस में थी और वोट शेयर -1 था %। तो ये अपने आप में एक नया एक फिनोमेना सामने दिखा है। और मैं आप याद कर रहा हूँ जो बिहार का इलेक्शन रहा, पिछला स्टेट इलेक्शन, उसमें बीजेपी को शुरुआती रुझानों में बिल्कुल लीड आई, जैसे कांग्रेस को आई, सुपड़ा साफ करते हुए दिखे, और उसके बाद बहुत फर्क पड़ गया एकदम, और उसके बाद बीजेपी के वोट्स बहुत कम हो गए। तो ये भी दिखा। लेकिन मोस्टली अगर आप देखेंगे तो अंदाजन 4 या 5 राउंड जहां पूरे हो जाते हैं काउंटिंग के, तो ट्रेंड सॉलिडिफाई होने शुरू हो जाते हैं। 5 राउंड के बाद ट्रेंड बहुत सॉलिड होते हैं। तो लीड्स जो हैं वो सब्सटैंशियल आ गई हैं, कहीं पे 5000, कहीं पे 8000। और ये इलेक्शन जो है इसमें आपको 40-50 हजार की लीड कहीं नहीं दिखेगी, इसमें छोटी लीड दिखेंगी। जी, यही पैटर्न दिख रहा है। मैं आपसे रमन जी एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि बीजेपी के कई दिग्गज हैं, अगर हम अनिल विज की ही बात कर लें या ज्ञानचंद गुप्ता की बात करें, राकेश सुधा की बात करें, तो ये आपके जो चेहरे थे, फेस थे, वो पीछे नजर आ रहे हैं लगातार, और जो नए चेहरे थे वो आगे। तो क्या बीजेपी इस बात को नहीं भाप सकी? जी, तो क्या बीजेपी इस बात जी की अच्छी फाइट है, कोई आगे पीछे चल रहे हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कहीं पे 200-300-500 है, कभी 1000-1500 हो जाता है, उससे ज्यादा नहीं है फर्क। जी नहीं, लेकिन सर एक पैटर्न तो दिख रहा है ना कि क्या बीजेपी को पहले ये नहीं लग पाया था कि पुराने चेहरों के खिलाफ गुस्सा है, लोग आक्रोशित हैं, टिकट बदल दिया जाए? क्या बीजेपी हिम्मत नहीं दिखा सकती? देखिए, हर सीट पे अलग बात है। अनिल विज जी के ऊपर इस प्रकार का चीज नहीं ली जा सकती कि उनके खिलाफ गुस्सा है। वो एक ऐसे नेता है जिनको हर तरीके से हरियाणा, उत्तर हरियाणा तो मूलतः अगर देखेंगे तो उत्तर हरियाणा पूरे तरीके से उनसे अनामर्ड है, तो उसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। और 7-8 बारी के विधायक हैं, कोई कम नहीं होता 7-8 बारी। आप अगर एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक बने हो। 3 राउंड से चित्रा सरवारा निर्दलीय उम्मीदवार लगातार आगे चल रही हैं। चित्रा सरवारा जी निर्दलीय जरूर लड़ रही हैं, लेकिन है वो हुड्डा जी की एक क्लोज है, उनके परिवार की हैं, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये चुनाव है, चुनाव में आगे पीछे हर चीजें चलती हैं, उसको हम देखेंगे जिस समय आता है। जी रमन जी एक सवाल। अभी तो सीटों की और वोट शेयर की एनालिसिस होनी चाहिए। जो बाद के एनालिसिस है उसमें ये आता है कि कौन कहां से कैसे जीता, क्यों हारा। रमन जी एक सवाल और जानना चाहूंगा, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि विनेश फोगाट का काफी मामला शोर शराबा रहा, काफी प्रचार उन्होंने किया और कई बड़े मुद्दे उठाए, देश ही नहीं विदेश तक की बात उन्होंने कर डाली, लेकिन लगातार पीछे चल रही है बीजेपी कैंडिडेट से जुलाना से। 7000 की लीड है बीजेपी के पास, तो इसकी आप मानते हैं कि लोगों ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया? जिस चैनल पर मैं था उस समय मैंने तब भी ये बोला था 5 या 6 तारीख को कि वह हारेंगी जी। और उस समय हंसी हो रही थी लोगों की, क्योंकि आपको एक चीज समझना चाहिए जी कि आप एक खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी के लिए रिस्पेक्ट सबकी है, लेकिन एक नैरेटिव पैडलर के लिए रिस्पेक्ट नहीं आ पाती। प्रॉब्लम ये है कि जब हरीश साल्वे जी का एक इंटरव्यू एक चैनल पे चला तो उन्होंने बड़ी सारी बातें बड़ी स्पष्ट रूप से कही, और उसके उपरांत लोगों ने उनसे सवाल पूछने शुरू करे कि हो क्या रहा है भाई, अगर आपने इस प्रकार का काम करा है तो। अगर हरीश साल्वे अगर गलत बोल रहे हैं तो कांग्रेस के अंदर अभिषेक मनु सिंघवी हैं, कांग्रेस के अंदर सुरजेवाला वकील है, कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के लिए हमेशा सिब्बल रहते हैं जी। ये क्यों नहीं करते हरीश साल्वे के ऊपर केस, मानहानि का दावा कर दे
और ये मैंने स्पष्ट रूप से अनेकों चैनलों पे कहा है कि अगर इतना ही था इनको तो इनको करना चाहिए, क्यों पीछे हट रही हैं? बिल्कुल। और देखिए यही वजह बात ये है। रमन जी लगता है कि जनता ने भी भरोसा नहीं किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया हिट पर चर्चा में शामिल होने के लिए, वक्त देने के लिए और तमाम चीज़ों सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए लगातार अब सीटों का अपडेट्स आना शुरू हुआ है, थोड़ा सा ही वक्त बाकी है जब रिजल्ट जो है वो घोषित होना शुरू होंगे और स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर हरियाणा का चौधरी कौन बनेगा और हरियाणा में जो है किसकी सरकार आएगी। लेकिन हर सीट का हम आपको गणित बता रहे हैं कि सीटवार जो है वो आखिर कहाँ क्या गणित चल रहा है, क्या रुझान है, कौन किस सीट से आगे चल रहा है। और इंडिया हेड आपको लगातार इस तरीके के पल पल के अपडेट देगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं नहीं जाइएगा, लगातार इंडिया हेड पर अपडेट्स बने हुए हैं।